नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूं आपके आगामी एग्ज़ाम यूपी पीसीएस 2023 के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए क्वेश्चन पेपर्स। तो इन क्वेश्चन पेपर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2023 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के विभिन्न संस्थानों के पेपर। तो विभिन्न संस्थानों की सीरीज़ के अंतर्गत हम लोगों ने अभी दृष्टि आईएएस संस्थान के मॉडल पेपर 9 तक सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे दृष्टि आईएएस संस्थान का पेपर संख्या 10 यानी 10। ये जो पेपर नंबर 10 है वो हमारा यूपी पीसीएस के पेपर जीएस 2 का एक प्रारूप है, यानी पेपर नंबर 2 के सॉल्यूशन को देखेंगे। क्योंकि पेपर नंबर 2 जीएस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के अंतर्गत हम लोगों को क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो ज़रा इसकी भी प्रैक्टिस कर ली जाए और देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न संख्या 1 से 20 के लिए निर्देश दिए गए हैं। क्या निर्देश हैं देखिए। अधोलिखित गद्यांशों को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 20 तक के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। क्या है? आचार्य बसु। देखो बच्चों की जो गद्यांश को पढ़ना है तो उन्हें हमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है और छोटी छोटी गलती ना हो उससे बचना पड़ता है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में हमें गद्यांश से ही, यानी जैसे हम लोग एकेडमिक के दौरान हाई स्कूल 10th 12th में जो क्वेश्चन पेपर करते थे जिसके अंतर्गत हम लोग अनसीन को फॉलो करते थे, उन्हीं गद्यांश जैसे ये क्वेश्चन होते हैं और कुछ शब्दों के विलोम या सिनोनिम्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो ज़रा देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। आचार्य बसु ने सोचा कि अगर जड़ पदार्थ से ही जीवन का प्रादुर्भाव हुआ है और जीव तत्व या चेतन का बीज किसी अन्य नक्षत्र से नहीं आया, तो संभव है कि जिसे हम जड़ कहते हैं वह नितांत जड़ नहीं है। चेतना गर्भा है इसका पता बाहर से प्रदान की गई उत्तेजनाओं के प्रति जड़ पदार्थ की प्रतिक्रियाओं का परीक्षण करके ही लगाया जा सकता था। बिजली के करंट का जड़ पदार्थ भी प्रत्युत्तर देते हैं, यानी वे उसकी गति का आघात महसूस करते हैं। यह तो वह देख ही चुके थे। अब उन्होंने देखा कि बाहर की उत्तेजना की मात्रा यदि अत्यधिक हो तो जड़ पदार्थ भी थकान का अनुभव करते हैं और विश्राम करने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। उन्होंने परीक्षण करके यह भी देखा कि तीव्र उत्तेजक द्रव्यों से जड़ पदार्थों में भी तीव्र प्रतिक्रिया होती है और उन पर जहरीले द्रव्यों का प्रभाव वैसा ही होता है जैसा चेतन प्राणियों पर। अपने परीक्षणों से उन्हें यह विश्वास हो गया कि जड़ और चेतन की प्रतिक्रियाएं बहुत कुछ समान होती हैं। तब उन्होंने जीव जगत की ओर दृष्टि घुमाई। यानी हमें इस क्वेश्चन में हमने इस पैरा में जड़ चेतन के बारे में समझा, यानी जड़ चेतन के बारे में, यानी कि सजीव और आध्यात्म की बात इसमें की गई है कि चेतना कैसे होगी और जड़ित प्राणियों यानी मनुष्य और अन्य जड़ित प्राणियों में कैसे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है और क्या संभावनाएं हैं। अब इस पर आधारित क्वेश्चंस जरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन पहला है, अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। जरा देखिए अधोलिखित में रीतिकाल, रीतिकाल, ठीक है, आशीर्वाद, ठीक है, अर्चना, ठीक है, निष्ठा। तो अगर हम देखते हैं ये ए जिसमें रीतिकाल लिखा है तो रीतिकाल नहीं होता है, वो रीतिकाल होता है। क्या होता है बच्चों? रीतिकाल होता है। ठीक है, तो यानी ये तो हमारा गलत हुआ। आशीर्वाद पे अगर देखें
तो आशीर्वाद नहीं होता है, बड़ी की मात्रा आशीर्वाद होता है, ये भी गलत है। अगर हम अर्चना की बात करें तो अर्चना नहीं अर्चना होता है, ये भी गलत है। अगर फिर हमारा अगला आता है डी निष्ठा, तो इसमें पूछा गया है शुद्ध वर्तनी, तो शुद्ध वर्तनी के रूप में क्या लिखा है बच्चों? निष्ठा लिखा है। तो समझ में आया बच्चों कि इसमें आपका आंसर कौन सा होगा? इसमें आपका आंसर होगा निष्ठा। नेक्स्ट चलते हैं, उर्गासन का अर्थ क्या बच्चों? उर्गासन का अर्थ है ए सूर्य, बी भेड़, सी बादल या डी गरुण। तो उर्ग आसन का अर्थ बच्चों होता है क्या? गरुण होता है। क्या होता है बच्चों? गरुण होता है, यानी डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट आते हैं अगला, इटावा व औरैया जनपद किस बोली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ए खड़ी बोली, बी कन्नौजी, सी ब्रजी या डी अवधी। तो जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं इटावा और औरैया जिस जनपद में जो बोली बोली जाती है वो हमारी कन्नौजी बोली के अंतर्गत आता है। अगर यहाँ हम अन्य बोली की बात कर लें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, किसमें? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। यदि यहीं पर हम ब्रज की बात कर लें तो ब्रज बोली आपकी मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। यहीं अगर हम बात करें अवधी की तो अवधी बच्चों बोली जाती है कहाँ पर? तो अवधी बोली जाती है लखनऊ अयोध्या के आसपास। ठीक है, अयोध्या गोंडा ये इसका क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, कन्नौजी की बात करें तो ये फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी, ठीक है, कन्नौज आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, तो हमारे तीसरे का उत्तर क्या हुआ बच्चों? कन्नौजी बोली हुई। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। जरा देखें 4 क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 को समझते हैं। 4 है, मनोज पत्र लिखता होगा। क्या लिखता होगा? मनोज पत्र लिखता होगा में कौन सा काल है? यानी अगर हम बात करें तो ये संभावना व्यक्त कर रहा है। क्या व्यक्त कर रहा है? संभावना एक तरह से व्यक्त कर रहा है कि मनोज पत्र लिखता होगा। ठीक है, अगर हम इसके ऑप्शन देखें तो ये क्या कह रहा है? अपूर्ण वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है या संदिग्ध भूतकाल है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि इसमें कहा जा रहा है एक तरह से परिकल्पना के बारे में। तो यानी कहने का मतलब है इस कार्य को हो रहा होगा तो ये कोई कार्य होने की बात है, तो ये संभावना व्यक्त कर रहा है, यानी कार्य होने में संदिग्धता है। यानी ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा? सी, यानी संदिग्ध वर्तमान होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 5, जिसमें कहा जा रहा है कि नील कमल में समास है। तो नील कमल में अगर हम बात करें कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या तत्पुरुष समास है। तो नील कमल यानी नीला है जिसका कमल, यानी कमल नील हैं। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपका कर्म यानी द्वितीय प्रधान है और नील उसकी विशेषता बताता है, यानी ये है आपकी क्या? कर्मधारय समास। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। ए से धन अन, बी से धन अयन या सी सा धन अन या डी सा धन अन। तो यदि हम बात करें शयन बनता है से धन अन से बच्चों, किससे बनता है? से धन अन से, यानी अयादि संधि के तौर पे इसे जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। वैषम्य का विलोम है किसका बच्चों? वैषम्य। तो ए क्या है? ए को समझते हैं। ए है आपका विषम, बी है आपका साम्य, सी है आपका बेसम या डी है आपका विक्षत। तो वैषम्य का मतलब होता है बेमेल का,
ये बिना समानता रखे हुए, और साम्य का मतलब होता है समानता, यानी हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। रोगी के लिए खाने योग्य भोजन के लिए एक शब्द बताइए। रोगी के खाने योग्य भोजन के लिए एक शब्द बताना है, तो रोगी को जो भोजन दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोला जाता है हिंदी भाषा में पथ्य बोला जाता है, या पथ बोला जाता है, कोढ़ी बोला जाता है, या नीर बोला जाता है। तो बच्चों वो होता है आपका पथ्य, यानी ए में सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अधोलिखित किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? ए पढ़ाई करो, बी वह घर जा चुका था, सी वह खाकर सो गया, या डी मैं लड़के को मनोविज्ञान पढ़ाता हूँ। तो इसमें बात की जा रही है द्विकर्मक क्रिया, यानी जहाँ पर दो कर्म की बात की जा रही हो। तो यहाँ पे लड़के को मनोविज्ञान पढ़ाता है, यही जो बात है ये द्विकर्मक क्रियात्मक का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? ए चतवाल, बी क्षेत्र, सी मक्खी, या डी श्रृंग। तो तद्भव शब्द यानी वो शब्द जो संस्कृत के समान ही थोड़ा परिवर्तन होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हों, या हिंदी में वो शब्द जो संस्कृत से समानता रखते हों और उनमें थोड़े परिवर्तन के बाद हम हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, तो ऐसे शब्दों को तद्भव बोला जाता है और वो कहलाते हैं आपके तद्भव। तो आंसर इसका बच्चों क्या होगा? मक्खी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 देखते हैं। पक्षी तथा प्राणी के लिए एक शब्द है। पक्षी और प्राणी के लिए एक शब्द से पहले, यानी क्वेश्चन नंबर 11 पर चलें। 11 क्या कह रहा है हमारा? 11 जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए ईर्ष्या से जल उठना, बी लाल पीला होना, सी दुखी होना, या डी कपटपन रखना। तो बच्चों इसका आंसर बिल्कुल सुमेलित है। मुंह में राम बगल में छुरी, आप कपटपन रखते हैं, यानी एक तरह से जब आप किसी से बात करें और सामने तो बड़ी अच्छी बात करें और पीछे उसकी बुराई करें, तो इसी को बोला जाता है मुंह में राम बगल में छुरी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? किस कथन से पता चलता है कि जड़ चेतन गर्भा है? यानी किस कथन से पता चलता है जड़ चेतन गर्भा है? तो उपरोक्त जो हमने अभी पढ़ा है, क्या जो हमने अभी क्या पढ़ा था, जो पैराग्राफ पढ़ा था, उससे ही ये क्वेश्चन लिया गया है, चेतन गर्भा। तो अगर हम इस पुराने अपने उस पर चलें तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा बच्चों। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखें, जरा देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, तो जरा एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। क्या बात की गई है? जड़ चेतन तो बच्चों हमने देखा कि यहाँ पे आचार्य बसु ने क्या बोला? जड़ पदार्थों के जीवन का ही प्रादुर्भाव है। तो यदि हम ये पॉइंट ले जाकर अपने क्वेश्चन नंबर 12 से तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या किया गया है या इसमें क्या कहा गया है। जरा इसे देखते हैं। तो बच्चों 12वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जड़ नितांत जड़ नहीं है, जड़ पदार्थों से ही जीवन का प्रादुर्भाव हुआ है। जड़ जमीन के अंदर रहती है, जड़ पर बाह्य उत्तेजनाओं का असर नहीं होता। यानी जो ये कथन है वो हमारे इस पैराग्राफ से मैच करता है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर बी 12 का आंसर क्या होगा? 12 का बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 और इसे देखते हैं। क्या है इसमें? जड़ पदार्थ थकान का अनुभव
कब करते हैं। ए में क्या बोला जा रहा है, ए में बोला जा रहा है जब बाह्य उत्तेजना मात्रा अधिक हो, या बी जब बाह्य उत्तेजना की मात्रा कम हो, या सी जब बाह्य उत्तेजना की मात्रा एक समान हो, या डी जब बाह्य उत्तेजना की जड़ पदार्थों से दूर रखी जाए। तो बच्चों इसका आंसर की अगर हम बात करें तो जब बाह्य उत्तेजना की मात्रा अधिक होगी तो जड़ चेतना या जड़ पदार्थ थकान का अनुभव करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या कह रहा है 14, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव जड़ पदार्थों के चेतन पदार्थों पर एक सा होता है। ठीक है, जरा इसे देखें। ए विषैले पदार्थों का, बी मधुर पदार्थों का, या सी खट्टे पदार्थों का, या डी उत्प्रेरक पदार्थों का। तो बच्चों जो होता है उसका क्या है, ए विषैले पदार्थों का एक सा प्रभाव रहता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखें जरा 15, जड़ पदार्थ अपनी पहली जैसी अवस्था, जड़ पदार्थ अपनी पहली जैसी अवस्था कब तक हासिल करते हैं, कब अवस्था में कब आ जाते हैं। ए भोजन करने के उपरांत, बी बिजली के करंट लगने के बाद, या विश्राम करने के बाद, या डी विषैले पदार्थों का दोबारा सेवन करने के बाद। तो बच्चों यदि हम इसके आंसर को देखें तो जड़ पदार्थ विश्राम करने के बाद अपनी पहले की अवस्था में आ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास और देखते हैं 16 को। 16 क्या कहता है, उपरोक्त गद्यांश का सही शीर्षक है। तो अगर हम बात करें उपरोक्त गद्यांश का सही शीर्षक, तो बिजली सही शीर्षक होगा, विषैला पदार्थ सही शीर्षक होगा, या जीव जगत सही शीर्षक होगा, या जड़ और चेतना सही शीर्षक होगा। तो बच्चों जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस गद्यांश का शीर्षक जीव और उसके जगत के बारे में तो बात है ही, साथ ही जड़ और चेतना यानी एक तरह से अज्ञानता और ज्ञान की प्राप्ति के बारे में भी यहाँ पे चर्चा की गई थी। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। किस पर चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 पर, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है पवन का विशुद्ध विच्छेद क्या है। पवन का शुद्ध विच्छेद जरा देखें, पे धन अन, पो धन अन, पा धन अन, या पै धन अन। तो पवन का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है पो धन अन। ठीक है सर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है इसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है पक्षी तथा प्राणी के लिए एक शब्द है। ए सोम, बी द्विज, सी वर्ण, या डी श्रेष्ठ। तो पक्षी और प्राणी के लिए दोनों के लिए एक शब्द है जिसको हम द्विज कहते हैं। द्विज पक्षी के लिए भी प्रयोग होता है और द्विज प्राणी के लिए भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अधोलिखित किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। क्या है बच्चों, सकर्मक क्रिया नहीं है। तो हमें बताना है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी जो कर्म के साथ अगर होती है, यानी कर्म जिसमें डिफाइन होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ए है हरीश फुटबॉल खेलता है, यानी यहाँ पे कर्म खेलना है। चालक गाड़ी चलाता है, यहाँ पे गाड़ी चलाना है। मेघनाथ चिल्लाता है, यहाँ पे चिल्लाना है। माँ स्वेटर बुनती है, यहाँ पे माँ स्वेटर बुनती है। तो यहीं पर अगर हम बात करें कर्म करने की बात होती है तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस में कर्म नहीं हो रहा है। खेलना भी कर्म है, चलना भी कर्म है, यानी गाड़ी चल रही है, यानी गाड़ी
चल रही है, यानी चलना कर्म हो गया है। और उसके बाद माँ स्वेटर बुनती है, तो जिसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है वो क्या आंसर है, वो सी है, यानी सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, ए भक्त, बी मुद्रिका, सी ओष्ठ या डी भूख। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव है। तो अगर हम बात करें तद्भव की, तो जो है हमारा शब्द तद्भव, तो वो कौन सा है, वो भूख हमारा तद्भव शब्द है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ही remembers checking into my school for the blind in Chennai as a tiny lad। तो किसके बारे में बताना है कि ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। तो बच्चों अगर हम देखें, he remembers checking into, तो जो into है वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोपोजिशन, कंजक्शन, ये सारे के सारे किसके रूप में आते हैं, ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में आते हैं। तो यहाँ पर इनटू कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, अगर इसमें बात करें तो ये है आपके एक ही सेंटेंस में, यानी प्रपोजिशन है। क्या है बच्चों, प्रपोजिशन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 समझते हैं। द फ्रेजेस डाई इन द हार्म्स स्टैंड्स फॉर, किसके लिए ये स्टैंड्स है, ये कहावत है, डाई इन हार्म्स। तो क्या है ये कहावत, तो देखते हैं, डाई ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, डाई इन एन एक्सीडेंट, ए नेचुरल डेथ, डाई वाइल इन सर्विस। तो डाई वाइल इन सर्विस का ही फ्रेज का अर्थ होता है डाई हार्नेस, डाई वाइल इन सर्विस, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। देखते हैं इनडायरेक्ट में बदलना है, जैसा कि हम लोग जानते हैं नरेशन है, एक इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो देखते हैं, यू शुड लॉक योर हाउस एज देयर हैव बीन same instances of theft in the past said the inspector। तो इंस्पेक्टर द्वारा कहा गया स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। अगर हम यहाँ पे देखें कि इंस्पेक्टर एडवाइज्ड मी दैट I should lock house as there had been same instances of the theft in the past। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, the inspector told me that I should lock my houses, there had been same instance of the theft in the past। ठीक है, सी में देखते हैं, the inspectors advised me that I must lock my houses as there had been some instances of the theft in the past। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, the inspector told me that I should lock my house as there were some instances of theft in the past। तो यदि हम इसमें बात करें कि कौन सा सुटेबल है, तो बात करते हैं, ये जो बात की गई है ये आपकी की गई है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस में, तो वो चेंज होगा किस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में। तो यहाँ पे देखें पहली बात कि कौन सा टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो ये दोनों टेंस आपके पास्ट कंटिन्यूअस में है, जबकि ये आपके मस्ट है यहाँ पे यूज़ किया गया है, और यहाँ पे शुड यूज़ किया गया है, यानी हमारे ऑप्शन ए और बी में कोई होगा। इसके बाद अगली बात देखते हैं कि यहाँ पे इंस्पेक्टर क्या कह रहा है, सलाह दे रहा है या इंस्पेक्टर हमें बता रहा है। तो बच्चों यहाँ पे इंस्पेक्टर कह रहा है यू शुड, यानी यहाँ पे इंस्पेक्टर आपको सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो ये क्या हो गई आपकी एडवाइस हो गई है, और यहाँ पे टोल्ड बोला गया है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, देखें, द चेंज
द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है इसे। द इंस्टीट्यूट हैज फाइनलाइज्ड ऑल द रूल रिगार्डिंग द मीटिंग ऑफ द कमेटी। देखते हैं इसमें, ऑल द रूल्स रिगार्डिंग द मीटिंग ऑफ द कमेटी आर finalized by the institute. Okay, all the rules regarding the meeting of the committee had been finalized by the institute. Okay, next है आपका क्वेश्चन नंबर सी, all the rules regarding the meeting of the committee have been finalized by the institute. C D है all the rule regarding the meeting of the कमेटी आर बीइंग फाइनलाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सेंटेंस कहा गया है वो आपका किस टेंस में है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो चेंज होगा वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ज़रा देखते हैं कि कौन सा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में गया है। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑल द रूल रिगार्डिंग द मीटिंग ऑफ द कमेटी हैव बीन फाइनलाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है क्या आपका 25 और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में नंबर 25 to 29 रीड द फॉलोइंग पैसेजेस carefully and answer the questions that follow. Prime Minister Nehru has been rightly escorted for his government's known challenges in the face of stealthy Chinese incursion into eastern Ladakh in the 1950s and 60s, and the lame justification offered by him for the instruction not a blade of grass grow in a Aksai Chin. He told parliament suggesting that the loss of the barren plateau was no big deal. The debate has been presided whether it was China's National Highway 219 cutting across Aksai Chin for Nehru's misguided forward policy, which constituted the actual case belli for the Sino-Indian border conflict of 1962. For reason of national security as well as self-respect, India cannot continue that remain in a reactive mode that to Chinese provocation, and it is time respond in kind, since India's choice vice versa China are circumscribed by the asymmetry in comprehensive national power. The resort must be suggest south in the real politic. Today India has greater freedom of action and many options to restore the balance of the power, vice versa China, even as Jinping opens multiple fronts apart from the COVID controversy across the South China Sea, Southeast Asia, Hong Kong, Taiwan, and South Asia. Donald Trump is burning his bridge with China in the world of real politics, self-interest, Trump's war, all, and India must find the Indian Ocean and the real possibility of America losing its strategic foothold. And Diego Garcia, India has a great deal to offer as a friend, partner to even an
ally with or without the Kuwait। तो ये इंडियो चाइना रिलेशन पर लिखा गया एक आपका स्टेटमेंट्स है जिसको चुना गया है आपके पैराग्राफ के लिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है। देखते हैं 25। देखें, What has been referred to the lame justification into passage। तो क्या जस्टिफिकेशन किया गया है पैसेज में, इसको जरा देखते हैं। थोड़ा छोटा कर लें तो आपको दोनों दिखेंगे और जरा समझते हैं। तो बच्चों इसमें क्या जस्टिफिकेशन दिया गया है इसे देखते हैं। What has been referred to as the lame justification। कौन सा बच्चों? लेम जस्टिफिकेशन दिया गया है, उसे समझें। तो लेम जस्टिफिकेशन के बारे में यहां पे जो ऑप्शन नंबर आपका होगा तो वो बच्चों क्या है जरा समझें। तो वो है आपका Parliament loss has been plateau and the debate has been prested whether it was China's national highway cutting Aksai Chin or Nehru's misguided forward policy। ऑप्शन देखें यहाँ पे, चाइनीज एग्रेशन, नथिंग ग्रो इन अक्साई चीन, इंडिया ए इनेक्शंस एंड नेहरू में प्राइम मिनिस्टरशिप। तो बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलें हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग perceived as the reason for the Indo-China clash in 1962। तो वो कौन सा होगा? ए चाइनास नेशनल हाईवे 219, ये भी बात सही है। फॉरवर्ड पॉलिसी, ये भी बात सही है। ऑप्शन ए और बी दोनों इसके सही होंगे, यानी सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग को 27। वाई कैन नॉट इंडिया कंटिन्यू टू रिमेन इन ए रिएक्टिव मोड और चाइनास प्रोवेक्शंस। तो इंडिया प्रोवेक्शन के बारे में यहाँ पे बात की गई है, जरा देखते हैं इसमें। तो वाई कैन नॉट, तो यहाँ पे कौन सा होगा? ए नेशनल सिक्योरिटी, बी आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, या डी स्ट्रेंथ, इंडियाज स्ट्रेंथ, या बोथ ए एंड बी। तो देखते हैं रिएक्टिव क्यों नहीं है मोड पे चाइना। तो चाइना इंडिया रिएक्टिव मोड पे इसलिए नहीं है अब क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों पर काम कर रही है, यानी डी हमारा बहुत ही बेहतरीन आंसर है, यानी बोथ दोनों सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। व्हाट डज द वर्ल्ड मोस्ट विवेंडी इन द लास्ट पैराग्राफ रिफर टू। तो ये है एन अरेंजमेंट अलाउइंग कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज टू कोएक्सिस्ट पीसफुली एंड indispensable condition, A C a particular way doing something, या D a connection for link between things, person और event। ऑप्शन देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा। तो बच्चों ऑप्शन होगा एन अरेंजमेंट अलाउइंग कन्फ्लिक्ट ऑफ पार्टीज, यानी ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। देखते हैं 29। In what context Teflon coated has been used? A huge majority, B nationalist credential, या C decisiveness, या D all of the above। तो इसका बच्चों क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 30 पर। एक निश्चित भाषा में कैरम को BGQQNL के रूप में लिखा है, यानी BZQQNL। तो आप हाउस के रूप में कैसे लिखेंगे? तो जरा बच्चों देखें हम लोग कि क्या किया गया है। तो इसमें किया गया है
सी की जगह एक अक्षर माइनस किया गया है, ए की जगह एक अक्षर, ए के बाद अगर हम बात करें तो एक से पहले ए में भी एक अक्षर आपका पीछे किया गया है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर हम बात करें यहाँ पे एच से पहले का माइनस एक अक्षर, तो एच से पहले आएगा जी, ओ से पहले की बात करें एन, ठीक है, सी से पहले बी यानी एच। यानी सी की जगह बी आया तो एच की जगह क्या आएगा, एच की जगह आएगा एच, इसकी जगह आएगा आपका आई, क्या आएगा बच्चों, आई। ठीक है, और ओ की जगह अगर हम बात करें तो आएगा बच्चों आपका पी। ठीक है, और आपका U की जगह V और S की जगह T और E की जगह F, यानी आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है जरा उसे समझते हैं। अंतर व्यक्तिक संचार में बाधा उत्पन्न करने वाले अवरोधों में शामिल है ए, सामाजिक या सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, श्रेष्ठताहीन भावना, आर्थिक स्थिति, जातीय पहचान। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखते हैं कौन सा कूट सही है। तो पूर्वाग्रह अंतर्व्यक्तिक संचार के लिए ये दोनों चारों के चारों बिल्कुल सही हैं, यानी डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। बुरी खबर साझा करने के लिए लोगों को अनिच्छा, क्या बच्चों, बुरी खबर साझा करने के लिए लोगों की अनिच्छा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे समझें। ए, ओमेन इफेक्ट, बी, द साइलेंट ट्रीटमेंट, सी, क्वाइट इफेक्ट, या डी, मम इफेक्ट। तो बुरी खबर न देना इसको कहा जाता है क्या बच्चों, आपका मम इफेक्ट, क्या कहा जाता है, मम इफेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। घरेलू हिंसा के बारे में एक प्रभावशाली व्यक्ति की पत्नी ने आपसे एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में से संपर्क किया है। सामाजिक दबावों के कारण उसके माता पिता उसकी मदद करने में सक्षम नहीं हैं। आप क्या करेंगे, ऑप्शन देखते हैं। समंजन करने के लिए महिला की काउंसलिंग करेंगे, उसे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए कहेंगे, उस व्यक्ति को बताएंगे कि उसकी पत्नी ने आपसे संपर्क किया है, पुलिस से जांच एवं उसकी मदद करने को कहेंगे। तो यानी इसका ऑप्शन डी सबसे बेहतर विकल्प है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पर। किसी संस्था में 60% कर्मचारियों के पास बाइक है, 30% कर्मचारियों में से प्रत्येक के पास कार है, 15% कर्मचारियों के पास बाइक और कार दोनों हैं। संस्था में कुल 1920 कर्मचारी काम करते हैं। तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके पास न तो बाइक है और ना ही कार है। तो ज़रा बच्चों इसको समझते हैं। तो इसमें क्या क्या डेटा दिया गया है, इसमें दिया गया है आपका कितना परसेंट है, 60% कर्मचारियों के पास क्या है, 60% कर्मचारियों के पास बाइक है। ठीक है बच्चों, यानी बाइक हो गई 60% कर्मचारियों के पास, ठीक है, और 30% कर्मचारियों के पास कार है, ठीक है, कार हो गई, और 15% कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पास दोनों चीज़ें हैं, क्या हैं, दोनों चीज़ें हैं 15%। तो ज़रा इसे अगर हम निकालें, क्या निकालना है, ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके पास ना बाइक है ना ही कार है। तो बच्चों जिनके पास बाइक और कार दोनों नहीं है उनका कैसे निकालेंगे, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी हम लगाएंगे इसमें 60 प्लस 30 प्लस माइनस 15, यानी आपका आ जाएगा 75%। कितना आ जाएगा बच्चों, 75%। ये जो 75% है
ये आपका क्या है, ये दोनों का कॉमन है, यानी किसी के पास क्या बोल रहा है, ये 15% कमीशन बाइक और कार दोनों हैं, यानी ये 75% में वो भी शामिल हैं जिनके पास दोनों के अलावा कुछ नहीं है। तो अगर हम इसमें बात करें कि कर्मचारी जिनके पास कुछ नहीं है वो कितने होंगे, तो उन्हें हम घटा देंगे किससे, 100 से 75, तो कितना आएगा 25%। तो 25% जब आया तो इसका हम निकालेंगे किसने का 25, 1920 का, यानी 1920 का 25% निकालना है। तो जब ये 25% निकालेंगे तो आपका 1920 मल्टीप्लाइड बाई 25/100, और देखते हैं क्या होगा, 4। यानी ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 480 है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर आता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने किसके पास, क्वेश्चन नंबर 35। लोकेश तथा प्रियेश की आयु 50 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनके आयु के गुणनफल 624 था। यदि लोकेश और प्रियेश बड़ा है तो प्रियेश की आयु ज्ञात करिए। तो अगर हम बात करें, प्रियेश की आयु है आपकी कितनी, प्रियेश की आयु, लोकेश और प्रियेश की आयु की बात करें लोकेश तथा प्रियेश की आयु का योग 50 वर्ष, 4 से उनके आयु का गुणनफल करें 624 होगा। लोकेश और प्रियेश कितने बड़ा है, आयु की गणना कीजिए। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर बच्चों कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा, तो इसको अगर हम देखें तो इसका आंसर कैलकुलेशन करने के बाद जितने भी विकल्प दिए गए हैं उनमें, तो बच्चों हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा क्या, 35। लोकेश तथा प्रियेश की आयु का योग 50 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु की गुणनफल 624 था। यदि लोकेश प्रियेश से बड़ा हो तो प्रियेश की आयु की गणना करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर ऑप्शन ए 24 वर्ष है, बी 26 वर्ष है, या सी 30 वर्ष है, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चनों में समय न गवाते हुए हम लोग देख लेते हैं 24 वर्ष, और 24 वर्ष में देखते हैं कि आयु का योग 50 होना चाहिए और ये उससे बड़ा होना चाहिए। तो 24 में अगर हम 26 जोड़ दें तो 50 हो जाएगा, लेकिन अगर हम 4 साल पहले आयु घटाएं तो 4 साल पहले इनकी हो जाएगी 22, ठीक है, और उनकी हो जाएगी 20, और गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 440, यानी ये विकल्प बिल्कुल गलत है। दूसरा देखते हैं 26 वर्ष। तो अगर हम बात करें हैं 26 वर्ष की इनकी आयु की, तो बच्चों ये 26 वर्ष हैं तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी, अगर प्रियेश की आयु 26 वर्ष है तो उसकी आयु कितनी होगी, इसके बारे में देखें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, यदि लोकेश प्रियेश से बड़ा है तो बड़ा होगा, तो यानी वो कितना बड़ा होगा, 4 वर्ष पूर्व वो उससे बड़ा होना चाहिए। लेकिन वर्तमान की आयु का योग कितना है, 50 वर्ष है, तो ये विकल्प तो वैसे भी गलत हो गया। नेक्स्ट चलें, अगर हम लोकेश की आयु का योग 30 वर्ष बता रहे हैं और लोकेश तथा प्रियेश की आयु यहाँ पर 30 वर्ष बताई है, जबकि ये उससे बड़ा होगा। तो अगर ये बड़ा होगा तो इसमें अगर हम 31 जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपकी, तो ये आपका लोकेश से 50 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी सी विकल्प भी गलत है। तो हमारा बचा क्या, डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे प्रश्नों में समय न गंवाते हुए ऐसे भी हल किया जा सकता है।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, किसी कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, इनमें से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगना है। यदि योगेश की रैंक शीर्ष से 17वां हो, यदि योगेश के आगे 9 लड़कियां हैं तो योगेश के बाद कितने लड़के हैं। योगेश एक छात्र है। यदि यहाँ पर हम बात करें तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम इसे मान लें कि माना लड़कों की संख्या x है, ठीक है, और लड़कियों की संख्या कितनी बता रहे हैं, लड़कों की संख्या की 2 गुना। तो बॉयज़ अगर हमारे x हैं तो गर्ल्स कितनी हो गई, 2x हो गई। ठीक है बच्चों, यदि हम इसके क्वेश्चन के अनुसार चलें तो x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 2x 60 हो जाएगा। और x इक्वल टू अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू आपका 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 20 आ जाएगा। यानी लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 गुना है। यानी लड़के कितने हैं आपके, 20 हैं। अब क्या कह रहे हैं, तो लड़के कितने हो गए, अगर बॉयज़ आपके 20 हैं, बॉयज़ 20 हैं तो गर्ल्स कितनी हो गई बच्चों, 40। क्वेश्चन क्या है कि योगेश के बाद कितने लड़के, योगेश का नंबर कितना है, योगेश का नंबर 17वां है। यानी 17वां योगेश है। और यदि योगेश की रैंक शीर्ष है, शीर्ष से 17वां हो, यानी फर्स्ट रैंक के बाद ऊपर उसके कितने बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं। तो योगेश के बाद कितने लड़के हैं, तो 9 लड़कियां हैं। योगेश के आगे 9 लड़कियां हैं, तो योगेश के बाद कितने, और यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे 9 लड़कियां हैं योगेश के आगे। ठीक है, तो योगेश के बाद कितने लड़के हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या बोला जा रहा है कि योगेश के आगे लड़कों की संख्या देखें हम 16 माइनस 9 यानी 7, कितनी होगी बच्चों, 7। योगेश के बाद लड़कों की संख्या की अगर हम बात करें तो 20 माइनस 7 20 माइनस 7 प्लस 1 यानी कितने बच्चे हो गए बच्चों, बच्चे हो गए 12। यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 3 पूर्णांक संख्या ए बी सी का गुणनफल 600 है, सी बराबर 5, ए और बी का औसत x है, तो x का न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए। तो a मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी कितना दिया गया है, 600। ठीक है, और यदि ए सी की वैल्यू कितनी दी गई है, सी की वैल्यू 5 दी गई है, तो अगर हम ए बी की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी बच्चों, ए बी की वैल्यू हो जाएगी 120। कितनी हो जाएगी, 120। और यदि इनका औसत क्या दिया, x इक्वल टू ए प्लस बी बटे 2 दिया गया है। ठीक है, तो a के संभावित मान कितने हो सकते हैं, ए बी के हो सकते हैं 1 और 120। इसके बाद 2 इंटू 60 इंटू अगर हम बात करें 30 इंटू 4 या 3 इंटू 40। ठीक है, 5 इंटू 24। ठीक, और अगर हम बात करें 6 इंटू 20, तो यहाँ पर अगर हम देखें क्या x का न्यूनतम संभव मान, तो x का न्यूनतम संभव मान अगर हम देखेंगे तो यदि हम 10 प्लस 12 कर दें, ठीक है, और उसमें 2 का भाग दे दें तो हमारा x का न्यूनतम मान 11 आ रहा है। तो x का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा बच्चों, 11 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38। कुछ छात्र हड़ताल में शामिल नहीं थे। यदि उपरोक्त कथन सही है तो निम्न में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से सही है। ए, कुछ जो हड़ताल में शामिल थे वे छात्र थे। 2, कोई भी छात्र हड़ताल में शामिल नहीं था। 3, कम से कम एक छात्र हड़ताल में शामिल था। कुछ जो हड़ताल में शामिल नहीं थे वे छात्र थे। तो पहला कथन क्या है, कुछ छात्र हड़ताल में शामिल नहीं थे, यानी कुछ छात्र थे और कुछ नहीं थे। इसका मतलब कुछ जो हड़ताल में शामिल थे वो छात्र थे, यानी कुछ छात्र शामिल नहीं थे। तो बात की जा रही है शामिल न होने वाले छात्रों, किसकी बच्चों, शामिल न होने वाले छात्रों की। तो देखते हैं
कोई भी छात्र हड़ताल में शामिल नहीं था, ये तो कथन पूर्णतः गलत है। अगर हम बात करें कम से कम एक हड़ताल में शामिल था, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। चौथा, जो हड़ताल में शामिल नहीं थे वे छात्र थे, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई निष्कर्ष निकालना मैंडेटरी नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं कौन से दो कथन पूर्णतः सत्य हैं, तो यहाँ पे आपके जो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं वो केवल आपका एक ही, चौथा ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कौन सा बच्चों? चौथा ही, यानी आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा बच्चों? सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 39 पर। 5 संख्याएं 10, 7, 5, 4, 2 के बीच दिए गए निर्देशानुसार व्यवस्थित किया जाना है। कोई भी दो समय या विषम संख्याएं एक दूसरे के बगल में नहीं होंगे, ठीक है, ओके। और बाईं से दूसरी संख्या सबसे बाईं की संख्या की से आधी होगी। बीच वाली संख्या सबसे दाईं ओर की संख्या की 2 गुनी होगी। दाईं ओर से दूसरी संख्या ज्ञात करो। इनके निर्देशों का अगर पालन करें तो संख्या बनेगी 10, 5, 4, 7 और 2। कितनी बनेगी? 10, 5, 4, 7, 2। अब यहीं पे अगर हम देखें कि कौन सा शामिल होगा दाएं से दूसरा, तो दाएं से दूसरा आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 40 पर। किसी परिवार में केवल 4 सदस्य ए, बी, सी एवं डी हैं तथा उनमें केवल एक जोड़ा है। अब उनसे उनके संबंध के बारे में पूछा गया तो उनके उत्तर निम्नलिखित थे। ए कहता है कि बी मेरी पुत्री है, बी कहता है सी मेरे पिता हैं, सी कहता है डी मेरी माँ है। तो डी बी से किस प्रकार संबंधित है? तो ए क्या कह रहा है? बी मेरी पुत्री है। बी क्या कह रही है? सी मेरे पिता हैं, ठीक है। ए बी मेरी पुत्री है, यानी ए और सी हो सकता है पेरेंट्स हों, ठीक है। सी क्या कहता है? डी मेरी माँ है, और डी क्या हो? डी सी की माँ है, तो ए की सास हो सकती है, ठीक है। तो डी और बी में क्या संबंध है? डी और बी में यानी पोता पोती का संबंध होगा, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन, दादी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस प्रकार के समूहों में व्यक्तियों की औपचारिक अंतर्व्यक्ति प्रतिष्ठा संबंध होते हैं? ए प्राथमिक समूह में, बी द्वितीयक समूह में, सी तृतीयक समूह में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के समूह में व्यक्तियों के औपचारिक और अवैयक्तिक व प्रतिष्ठा संबंध होते हैं? तो सेकेंडरी समूह में ऐसा संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के पास। क्वेश्चन नंबर 42, समस्या सुलझाने की किस रणनीति में कोई व्यक्ति समस्या को सुलझाने के लिए सभी विकल्पों को नहीं चुनता बल्कि कुछ सबसे अधिक प्रासंगिक विकल्पों का चयन करता है? ए एल्गोरिथम, बी ह्यूरिस्टिक्स, या सी ए और बी दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सुलझाने के लिए जो सफलतम प्रयोग होता है वो होता है ह्यूरिस्टिक्स का, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। मेघना उत्तर पूर्व में दिशा की ओर खड़ी है और घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 डिग्री मुड़ती है, तो फिर उसकी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ती है, ठीक है। तो फिर उस दिशा में 90 डिग्री और मुड़ती, अब वह किस दिशा का सामना कर रही है? अगर यहाँ पे हम डायरेक्शन बना लें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो देखते हैं पहला क्या कह रहा है? मेघना उत्तर पूर्व, यानी कहाँ पर खड़ी है? यहाँ पर मेघना खड़ी है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम मेघना को खड़ा कर दें और देखते हैं मेघना क्या कर रही है? घड़ी की सुइयों की दिशा में क्या कर रही है? घड़ी की सुइयों की दिशा से 90 डिग्री मुड़ती है, यानी यहाँ पर है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री मुड़ रही है, यानी यहाँ पर पहुँच गई। मेघना कहाँ पर पहुँच गई? मेघना अब पहुँच गई है कहाँ पे? मेघना पहुँच गई है अब अगर हम बात करें तो इस दिशा में
इसके बाद मेघना क्या किया, इसके बाद मेघना ने कहा कि वो 180 डिग्री घूम गई, तो मेघना 180 डिग्री घूम गई है यहाँ पे। फिर इसके बाद मेघना ने क्या किया है, और फिर उसी दिशा में 90 डिग्री और मुड़ जाती है, फिर 90 डिग्री दोबारा मुड़ जाती है। तो अगर हम देखें कि मेघना कहाँ पर है, तो मेघना बच्चों कहाँ पर है, मेघना आपकी कहाँ पर पहुँच गई है, मेघना पहुँच गई है दक्षिण पश्चिम दिशा, यानी डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पर। कहाँ पर बच्चों, 44 पर। देखते हैं, दी गई संख्याओं के समूह में भिन्न संख्या का पता लगाएं। तो यदि यहाँ पे हम देखें, दी गई संख्याओं में भिन्न 61, 5, 2, 17, ठीक है, 67, 71, 2, 3, 31, 3, 5, 41, 37, 16, 7, 19। तो भिन्न संख्याओं का पता लगाना है। तो भिन्न संख्याएं अगर हम देखें तो इसमें भिन्न संख्या जो है वो जो भिन्न बात संख्या होती है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये संख्या अभाज्य नहीं है, बाकी सारी समूहों में अभाज्य संख्याएं हैं, यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। तो क्वेश्चन नंबर 45 में देखना है कितने त्रिभुज हैं। तो बच्चों इसमें अगर त्रिभुजों की संख्या को देखा जाए तो आपके त्रिभुज 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये आपका हो गया 7, ये आपका हो गया 8, ठीक है। इसके बाद आती है बारी किसकी, इसके बाद बारी आती है यदि हम क्या करें, ये वाला और ये वाला और ये वाला ले लें पूरा का पूरा, ये तो हो जाएगा 9, सेम एज इट ये ले लें तो हो जाएगा आपका 10। तो यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 नीचे दिए गए चित्र में उन छात्रों को प्रतिनिधित्व करता है जो भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित का अध्ययन करते हैं। चित्र का अध्ययन कीजिए और उस चित्र की पहचान कीजिए जो उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो भौतिक और गणित का अध्ययन करते हैं लेकिन रसायन विज्ञान का नहीं। देखें, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित, इसमें कौन से ऐसे हैं जो भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, गणित का नहीं। तो देखें हम लोग इसमें क्या है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से छात्र हैं, तो जो आपका टी है, ये आप देखोगे तो इसमें क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या चलना है, रसायन विज्ञान का ना करें, गणित का अध्ययन करें। तो देखें आप कि गणित वाला एस है, तो ये गणित तो आ रहा है लेकिन रसायन में नहीं आ रहा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 47 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, कोई आदमी गधा नहीं है, राघव एक आदमी है। ओके, ए कथन का निष्कर्ष निकलता है राघव गधा नहीं है, ठीक है। सभी पुरुष राघव नहीं हैं, तो यहाँ पे पुरुष की तो बात ही नहीं की गई है। तो अगर हम ऑप्शन देखें, केवल निष्कर्ष ए का पालन करता है, यही आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। 48 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विदिशीय संचार की समस्या है। ए कोष्ठीकरण, बी आत्मपरीक्षण, सी ध्रुवीकरण या डी वर्गीकरण। तो सी इज द राइट आंसर, ध्रुवीकरण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। 4/7, 5/9, 7/15 का मासा व लासा कितना होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भिन्न का लासा मासा निकालने के लिए 4, यानी अगर हम मासा निकालेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, और लासा निकालेंगे तो क्या होगा, तो अंश और हर दोनों का अलग अलग मासा लासा निकाला जाता है। यानी अगर हम मासा निकालें तो यहाँ पे अंशों का मासा, ठीक है, और यहाँ पे हर का लासा, ऐसे ही यहाँ पे अंश का लासा और हर का मासा ये निकाला जाएगा, ठीक है। देखते हैं, तो बच्चों देखते हैं इसमें कैसे हमें लासा मासा निकालना है। तो 4, 5, 7 का अगर हम मासा निकालते हैं तो वो निकलेगा 1, कितना निकलेगा 1। और यदि हम 7, 9, 15 का लासा निकालते हैं तो वो निकलेगा 315।
तो अगर हम बात करते हैं यहीं पर, यदि हम अंश का लासा निकालें तो अंश का लासा बच्चों निकलेगा 140 और हर का लासा मासा निकलेगा 1। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा विकल्प जो इसे सूट कर रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 हो गया 50 पर। दिए गए चित्र ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि ए बी 10, बी सी 12, सी डी 13 तो ए डी की लंबाई क्या होगी, ये बताना है आपको। तो अगर हम बात करें इसमें ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है उसे हम रख दें 10 + 13 बराबर ए डी प्लस 12, तो ए डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ए डी आ जाएगा 11। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलें अपना क्वेश्चन नंबर 51। ए बिंदु -4 और 1 हैं, बी और 3/2, तो इससे गुजरने वाली रेखा का ढलान क्या होगा। तो एक दिया गया है आपका -4 और 1, बी दिया गया है आपका 3 और 2। यदि हम ढलान की बात करें तो ए बी का ढलान क्या होता है, यानी स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू x/2 - y1 अपॉन x2 - x1, यानी y1 ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो ज़रा देख लेते हैं y2 2 - 1 बटे x2 3 - 4, यानी आपका ढलान हो जाएगा 1 बटे -1, कितना हो जाएगा, सॉरी 1 बटे +1 सॉरी ये रुकना क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ x1 - x2, और जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 + 4 यानी 3/7 क्या हो जाएगा 3/7, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/7 में, यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 देखें, सैनिटाइज़र। आप कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र के लोगों को मास्क एवं सैनिटाइज़र प्रदान करने के लिए प्रभावी अधिकारी हैं और आपको पता चलता है कि एक व्यापारी उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक कीमत पर बेच रहा है, तो आप क्या करेंगे। पहला, ए मामले देखने के लिए जांच की गठित करवाएंगे, बी अपने वरिष्ठ व्यक्ति अधिकारी को स्वयं के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए कहेंगे, व्यापारियों के साथ मिलकर स्वयं लाभ कमाएंगे, कोई पहल करना नहीं करेंगे, व्यापारियों को उनके अनुसार काम करने देंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 52, तो इसका सुटेबल आंसर क्या बनेगा, मामले को देखने के लिए जांच गठित करवाएंगे, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्या है, निम्नलिखित 3 प्रश्न नीचे दिए गए हैं, रेख आरेख ग्राफ पर आधारित हैं, जो विभिन्न वर्षों में विभिन्न कंपनियों के आयात करोड़ रुपए में दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करते हुए तीनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका ये ग्राफ है, ठीक है। जरा देखते हैं इसको आगे। वर्ष 2000 वर्षों के किस समूह में तीनों कंपनियों के आंकड़े सही आयात का योग बराबर था। तो इनमें से अगर हम बात करें, किसी भी कंपनी का आयात का योग बराबर नहीं था, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 पर। देखें 54 पर, अगर यहाँ पे अगर हम सॉल्व करने की बात करें तो ज़रा एक बार सॉल्व करके देख लें कि वर्ष 2001 में सभी कंपनियों का आयात 2001 में कंपनियों का आयात कितना था, 10 + 30 + 50, ठीक है, कितना हो गया ये 90 करोड़, ठीक है, 90 करोड़ रुपए। इसके बाद अगर हम 2002 की बात करें तो 2002 में है 30 + 50 + 80, यानी कितना हो गया बच्चों 160 करोड़, ठीक है। यदि हम बात करें 2003 में तो 20 + 40 + 60, यानी कितना हो गया 120 करोड़,
ठीक है। यदि बात यहीं पे कर रहे हैं हम अपनी 2005 में, तो 2005 में कितना हो जाएगा, 2005 में हो जाएगा 60 + 80 + 110 यानी 250 करोड़। यानी कौन सा आंसर बिल्कुल सही है आपका, डी इज़ द सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, वर्ष 2005 में कंपनी क्या कर रही है, ए और सी का आयात का अंतर कितना, किस वर्ष निम्नतम था। तो यदि हम यहाँ पे अंतर को देखेंगे तो 2000 देखें यहाँ पे ए और किसका देखना है, सी का, किसका देखना बच्चों, ए और सी का। तो ए की बात करें, ए है, सी ये है। तो देखें जरा हम ए और सी का अंतर। तो बच्चों 2005 में अगर हम अंतर इनका देखेंगे तो 2005 में आएगा 110 - 80, ठीक है। 2004 में अगर अंतर देखेंगे तो वो आएगा 120 - 60। 3 में देखेंगे तो अंतर आएगा 60 - 40, ठीक है। 2002 में देखेंगे तो 80 - 30। तो सबसे कम अंतर है आपका 20 करोड़ 2003 में ए और सी में। तो यदि हम इसके ऑप्शन देखें तो इसका ऑप्शन होगा 54, 56, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। 2004 में किस कंपनी का आयात सर्वाधिक था। तो 2004 में किस कंपनी का आयात सर्वाधिक था, अगर इसके बारे में बात करें तो 2004 में जिस कंपनी का आयात सर्वाधिक था वो कंपनी है आपकी सी। कौन सी है कंपनी बच्चों, वो है सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। नीचे दिए गए कूट का उत्तर देखना है, उपरोक्त में से स्टार किसके लिए है। तो जरा अगर हम स्टार की बात करें तो बच्चों स्टार आपका अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या होगा, किस में 40 आना है, यानी लास्ट में 0 आना है और 0 के बाद आना है कुछ और। तो वो अगर हम बात करें यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 कर दें तो देखें 1 2 7 1 8 8 और 7 15। देखना जरा बच्चों, 7 और 1 8, 8 और 7 15, 1 16 और 1 17। कितना हो रहा है बच्चों, 17, यानी 1 नहीं होगा। तो अब इसके बाद हम 2 रखेंगे। तो 2 में देखें 2 2 2 2। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो देखते हैं 2 2 4, 7 4 11 और यहाँ भी 2 11 और 13 और 7 20 तो 22। 2 तो हो रहा है कुछ हद तक, ठीक है। 3 रख के देखते हैं तो 3 3 3 अच्छा रखते हैं, ठीक है। यहाँ 403, यानी लास्ट में कितना डिजिट आना है, 3 आना है। तो 3 + 3 + 7 + 7 + 3, 7 3 10, 7 3 10 और 3 13, यानी ये ठीक हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10 10 20 और 3 23, यानी हाँ कैरी गया 2, ठीक है। 5 1 1 0 और 7, 5 1 1 7, 7 1 8 1 9 और 7 16 17 18। किसके लिए है, यानी आपका बन रहा है यहाँ 0 और फिर हुआ आपका 40, यानी 403। ये सही है, यानी 3 आपका सही उत्तर होना चाहिए। ज़रा देखते हैं कौन सा हो रहा है आपका, विकल्प 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 57 पर। 57 देखते हैं। 150 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है
और इसकी अन्य 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। यदि पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 1 किलोमीटर आगे चल रही दूसरी रेलगाड़ी कितने समय में पार कर लेगी? तो इसका बच्चों आंसर होगा 13 मिनट में, 17 मिनट में, 6.75 मिनट में या 27 मिनट में। तो इसका आंसर होगा बच्चों 6.75 मिनट में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? नीचे दिए गई आकृतियों पर विचार करिए। क्या करिए? विचार करिए, और विचार करके क्या करना है? अगर प्रश्नांश के उत्तर दीजिए। तो देखते हैं प्रश्नांश के उत्तर क्या हैं। इसमें ऊपर दिए गई आकृति OP1 OP2 समतल दर्पण में एक दूसरे के अनुलंब स्थित हैं। OP1 दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश पुंज की दिशा S, OP2 दर्पण से स्थित प्रकाश पुंज की दिशा क्या होगी? A S दिशा के अनुलंब, B S दिशा के 45 डिग्री, C S दिशा के विपरीत, या D 60 डिग्री पर। तो ये होगी बच्चों आपकी S दिशा के विपरीत और समानांतर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 पर। क्या है? बिल्लियों और मनुष्यों के लिए खतरनाक नहीं हो सकती क्योंकि वे प्यारी और शांत होती हैं। इसमें निहित तर्क दोष क्या है? A चतुष्पदी, B संग्रह, C त्वरित, या D अंतर दोष। तो ये क्या है बच्चों? अंतरांतर दोष है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 60 पर। 60 जरा देखते हैं। 60 क्या है आपका? 80 मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन मार्क 125 इक्वल टू 2125। तो अगर हम इसमें 80 मल्टीप्लाइड बाई 2225 रख दें तो कितना आएगा? देखते हैं। 8 45 22 60 16 और 4 20 8 2 16 1800 125 तो 25 2 9 और 90 25। ये तो नहीं हो रहा है। फिर करते हैं 80 गुणे 25 तो 25 8 200, ठीक है, और एक जीरो और फिर हो गया 125 यानी 2125 आंसर हो गया बी। क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर आपका 61 पर। देखते हैं दी गई श्रृंखला के माध्यम से माध्यक एवं बहुलक क्या होंगे। जरा देखें माध्य और बहुलक। तो अगर हम बात करें पहले माध्य, माध्यक और बहुलक, तो बहुलक वो रिपीटेड संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो। 12 1, 12 2, 12 3। तो बहुलक क्या हो गया बच्चों? आपका बहुलक की बात करें तो बहुलक तो 12 हो गया, यानी ऑप्शन इनमें से कोई होगा। अब यहीं पर हम बात करें माध्य की, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये आपकी संख्या कितनी है? 12 हैं। कितनी संख्या है बच्चों? 12 है। ठीक है, अब इन सब को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो आएगा वो आपका क्या निकलेगा? माध्य। तो जोड़ने के बाद बच्चों आएगा 144, और इसे अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा? 12, यानी 12 और किसी में है, यानी अब निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन हो गया आंसर आपका 61 का सी। नेक्स्ट चलते हैं 62 पर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। ए 385, बी 390, सी 770 या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बच्चों होगा इसका होगा 385 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। डायडिक संचार किसे कहा जाता है? ए अंतरावैयक्तिक संचार को, बी अंतर्वैयक्तिक संचार को, या सी समूह संचार को, या डी जन संचार को। तो कहा जाता है अंतर्वैयक्तिक संचार को। ठीक है, बस नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। 64 देखते हैं। आप शहर में फैली महामारी में कोरोना वायरस के टीके उपलब्ध कराने के प्रभावी अधिकारी हैं और एक प्रभावशाली मंत्री आपको अग्रिम में एक टीका प्रदान करने के लिए कहता है। आपके पास अभी के लिए सीमित टीके हैं, आप क्या करेंगे? मंत्री को टीका प्रदान करेंगे, टीके के बदले उससे धन की मांग करेंगे, महामारी की ज़मीनी स्थिति का आकलन करेंगे और तदनुसार प्राथमिकता करेंगे। तो बच्चों इसका आंसर सबसे सटीक है सी, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक निश्चित रूप से अत्यंत असत्य होगा यदि व्यंजक क्या हो?
यदि व्यंजक b ग्रेटर देन n ग्रेटर देन u इक्वल टू बाई लेस देन r लेस देन b लेस देन इक्वल टू o लेस देन f निश्चित रूप से सत्य होगा। तो बच्चों इसमें देखें अगर हम ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखेंगे f इज़ ग्रेटर देन r, तो यदि हम यहाँ पे बात करें f क्या है, f या r, यहाँ पे f यानी ये कथन आपका पूर्णतः गलत है। बाई इज़ लेस देन n, बाई इज़ लेस देन n, बाई इज़ लेस देन क्या हो जाएगी, n के बारे में कह रहा है, बाई क्या होगा, लेस देन n। क्या, लेकिन इसमें माना क्या है, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है असत्य होगा यदि दिया गया व्यंजक ये हो। कौन सा व्यंजक असत्य होगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें r इज़ ग्रेटर देन f और r देन, दोनों बातें सही हो सकती हैं, यानी ये बात सही है बाई और इसके बारे में ये भी संभावना है, बाई और जे के बारे में संबंध ये भी संभावना है। u और b के बारे में अगर हम बात करें तो u और b, u इज़ ग्रेटर देन b, तो इनके बारे में अगर देखें हम तो ये आपका क्या होगा, ये ही आपका व्यंजक असत्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 देखते हैं, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 14, 16, 22, 34 और 54। तो यदि हम बात करें श्रृंखला में क्या आएगा इसके बारे में बात करते हैं, तो श्रृंखला में क्या आएगा देखते हैं। देखें 14 मल्टीप्लाइड बाई 1, 14 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 16 आ गया। 16 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 16, और इसमें जोड़ेंगे 6 तो 22 आ जाएंगे, और ऐसे ही 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 34 आ जाएंगे। ऐसे ही 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 जोड़ेंगे 54 आ जाएंगे। ऐसे ही इसमें 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 जोड़ेंगे यानी 30 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 84, यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर, 7 पर सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 देखना है कितने त्रिभुज हैं ये बताने हैं। तो बच्चों इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, कितने हो गए, 11 12 और ये 13 और ये 14। तो आपके त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई बच्चों, इसकी बात करें ये तो 14 और 15 हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक ये बचाता है आपका, एक कौन सा बचता है, एक बचता है, रुकना, इसका एक बचता है आपका ये वाला और एक बचता है आपका ये, यानी 16 इज़ द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलें हम लोग क्वेश्चन नंबर 68। 1988 कैलेंडर युग में किस वर्ष के समान है, ऑप्शन ए तो 1988 का 28 वर्षों बाद लीप ईयर, यानी 1988 का कैलेंडर किसके बाद पड़ेगा, 2016 के समान होगा। नेक्स्ट चलें, अगर दिसंबर 1991 का पहला दिन रविवार है तो दिसंबर 1991 का चौथा मंगलवार क्या हो, मंगलवार कौन सा होगा। यदि हम ये देखें तो इसका बच्चों आंसर क्या होगा, 15 12 91, 18 12 91, 21 12 91 या 24 12 91। तो क्या होगा बच्चों, 24 12 91 तीसरा मंगलवार होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। आपने बेघर लोगों को आश्रय और भोजन प्रदान करने के लिए एक प्रोजेक्ट लिया है। आश्रयों की स्थापना के लिए के भीतर आपको वहां निवासियों और भोजन की गुणवत्ता शिकायतें मिली हैं। आप क्या करेंगे, उन्हें खाने के अथवा छोड़ देने के लिए कहेंगे, भोजन की गुणवत्ता और रसोई की स्वच्छता की जांच करेंगे, शिकायतों को नज़रअंदाज करेंगे, इस रसोई कर्मचारियों को बदलेंगे। तो यदि यहाँ पे हम सटीक आंसर देखें तो आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 21 देखें 253, ठीक है, 253 2 माइनस 250 2 की पावर 51 2 फिर 2 की पावर 51 का मान होगा। तो बच्चों ऐसी संख्याओं का अगर हम सॉल्व करते हैं तो मान निकलेगा 2 दी पावर 51, क्या निकलेगा बच्चों, 2 द पावर 51। ठीक है बच्चों,
कैसे निकलेगा अगर हम बात करते हैं तो ऐसे निकल जाएगा 2 की पावर 53 को आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 51 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2, ठीक है। और ऐसे ही हम लिख देंगे 2 की पावर 51 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1, ठीक है, या माइनस यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 51 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0 और 2 की पावर 51 ले लेंगे हम क्या कॉमन, तो बचेगा आपका क्या, ज़रा देखते हैं यहाँ पे 2 की पावर 2 माइनस 2 और माइनस 0 1, ठीक है। तो 4 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, यानी बचा आपका 1 और 1 के बाद ये बना 2 51, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 52। 25% वार्षिक साधारण ब्याज 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी? ए 4 वर्ष में, बी 5 वर्ष में, या सी 2 वर्ष में, या डी 2.5 वर्ष में। तो कितने में हो जाएगी? 4 वर्ष में हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 5 की पावर 57 की पावर 3 गुणे प्लस फिर 21 की पावर 3 को 78 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या बचेगा? ए बचेगा आपका 3, बी 1, या सी 2, या डी 0। तो बच्चों इसका बचेगा आपका डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 74 पर। 74 क्या कह रहा है उसे ज़रा समझते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इन मोटिव फंक्शन आंतरिक स्थितियों की भावना और संरचना करने पर, फैक्टिव फंक्शन चैनल योजना या जांचना या की काम करने पर, या डी सी तीसरा रेफरेंशियल फंक्शन सूचना लाना। इन नीचे दिए गए कूटों में सही बताना है। ए 1 और 2, बी 1 और 2, 2 और 3, या सी केवल 1 या 1 2 3। तो डी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 71। 13 2/16 9/20 और 11/25 और 1/2 को किस में करना है? आपको अवरोही क्रम में करना है। तो ज़रा इसको देखते हैं। तो ए बी सी डी और में ये दिए गए हैं और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा बनेगा 13/16 1/2 9/20 और 11/25। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं में से अज्ञात संख्या को बताना है। यदि हम अज्ञात संख्या को ढूंढें तो इसमें क्या दिया गया है उसे ज़रा समझते हैं। तो देखते हैं तो इसमें क्या बनेगा। तो देखते हैं इसमें बनेगा आपका 7 3 4 15, यानी यहाँ पे 4 बन जाएगा तो आपकी सीरीज बन जाएगी और ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। 3 9 में क्या बनेगा? तो अगर हम देखते हैं लुप्त संख्या में तो देखें 8 + 8 6 माइनस 6 + 7, तो क्या बना? 8 8 16 और माइनस 13 क्या बना आपका? 3। ऐसे ही 9 + 7 कितना हुआ? 9 + 7 16, 4 + 3 7 माइनस 7 क्या बचा? 9। ऐसे ही 6 + 8 6 24 माइनस 5 2 7, यानी कितना बचा? 7। ऑप्शन में देखते हैं 7 कहाँ मिलेगा? सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 78 लुप्त तालिका की संख्या x को ज्ञात करना है। किसे ज्ञात करना है? l को ज्ञात करना है। 78 देखते हैं इसमें कौन सा होगा? 17 + 12, यानी ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 2 9 29, ठीक है। ये 29 होने के बाद अगर हम इसको देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा तो ये क्या है आपका? 29 होने के बाद यदि हम 23 और 18 को जोड़ें तो ये हो जाएगा 41। तो यहाँ पे कौन सा सटीक बैठना चाहिए? तो 29 + 70 + 21 = कितना होना चाहिए? 41। कितना होना चाहिए? 41। तो यही आपका आंसर कितना होगा? आपका आंसर होगा कितना? 41 यहाँ पे आएगा। क्या आएगा बच्चों? 41, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मंगलोई क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं।
यानी 79 में लुप्त संख्या x ज्ञात करनी है। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन देखें तो यहाँ पे बैठेगा आपका 35, यानी एक्शन नंबर आपका डी होगा। दी गई संख्याएं श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हैं, तो कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगी? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगी KP/24। नेक्स्ट चलते हैं 81। एक दुकानदार लागत मूल्य में P% लाभ पर ग्राहक को सामान बेचता है। इसके अतिरिक्त 1 किलो के बदले 70 ग्राम सामान देकर अपने ग्राहक के साथ बेईमानी करता है। इस प्रकार उसका कुल लाभ 30% हो जाता है। P% का मान ज्ञात करिए। तो ज़रा इसे देखते हैं। 81 का C यानी 13.1 आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 82। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले संजीव ने शीर्ष से 18वां से 31वां स्थान ज्ञात किया। यदि 10 लड़कों को प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया तो 5 लड़के अनुत्तीर्ण रहे, तो कौन सा आपका सही होगा? तो अगर हम बात करें यहाँ पे 63 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 पर। 83 क्या कह रहा है, ज़रा उसे देखें। एक महिला और इशारा करते हुए सुधीर ने कहा कि वह उस महिला की बेटी है जो मेरी माँ के पति की माँ है। सुधीर और महिला का क्या संबंध है? तो सुधीर महिला का संबंध बुआ हो गया है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 16 अगस्त 1947 को सप्ताह में कौन सा दिन था? तो 16 अगस्त 1947 को सप्ताह का शनिवार था। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। यदि A+B का अर्थ पुत्र है, A-B का अर्थ AB का पति है, A*B AB की बहन है, तो निम्न में से कौन सा P और Q का मामा है? संबंध दर्शाता है। तो बच्चों ये संबंध आपका दर्शाता है AP+B R*Q। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या तरह से समान और एक भिन्न है? तो अगर हम ये देखेंगे 67-41 में जो भिन्न संख्या है वो आपकी है 54-62। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। नीचे दी गई श्रृंखला में से कुछ अक्षर गायब हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यदि हम ऐसे क्वेश्चन को करें तो सबसे पहले इसे ग्रुप बना लें, इसके हिसाब से रख लें, इसके हिसाब से रख लें और इनके हिसाब से रख लें, और सबसे सटीक जो बने वही हमारा आंसर होगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा CBBA ये सही बैठेगा। कैसे? अगर हम देखें CBB A और A, ज़रा देखें ABB ADBC ACBDA BCDD ADDB और C, यानी B इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। यदि किसी बेलन की त्रिज्या आधा कर दी जाती है तो ऊंचाई को दुगना कर दिया जाता है, तो नए आयतन पहले के आयतन अनुपात कितना होगा? तो वो अनुपात होगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 89। sin -568 का मान कितना होगा? sin -568 का मान के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो sin 568 के लिखेंगे कैसे? तो ये लिखा जाएगा sin 180 गुणे 30 + 28। तो यहाँ पे थीटा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा sin 28 डिग्री। ठीक है। और sin 28 हो जाएगा sin 28, यानी C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। A किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, B उसी कार्य को 8 दिन लगाता है। A B एक साथ करें तो जितने दिन लगते हैं उतने ही C को भी लगते हैं। कार्य BC कितना समय में पूरा कर लेंगे? तो BC बच्चों कर लेंगे 20/9 दिन में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। AB को 25% लाभ पर कार बेचता है। ठीक है। BC को C उसी से 20% लाभ पर बेचता है। C उसे D को 15% लाभ पर बेचता है। यदि D ने कार को 1,50,000 का भुगतान किया तो A के लिए कार की कीमत कितनी थी? ऑप्शन देखते हैं अगर हम, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? A में क्या दिया है? तो A में दिया है 85,000, B में दिया है 86,959, C में दिया है
84,986 और डी में दिया है 84,682। तो बी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 92। बिल्लियां मनुष्यों के लिए खतरनाक नहीं हो सकती क्योंकि वे प्यारी और शांत होती हैं। इनमें से तर्क दोष क्या है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। तो यदि हम इसकी बात करें तो ये आपका अंतरंतर दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका B33। नई दिल्ली पिछले साल की तुलना में इस साल गर्म है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रही है। इसमें निहित तर्क दोष क्या है? ए चतुष्पदी, बी संग्रह, सी अविचारी या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अविचारी सामान्यीकरण यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 94। उस स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र बुरे हैं, इस प्रकार अमित और जो इसी स्कूल में पढ़ता है भी बुरा है। इसमें निहित तर्क दोष क्या है? इसमें अगर निहित तर्क दोष की बात करेंगे बच्चों तो इसमें निहित तर्क दोष क्या है इसके बारे में विभाजन, ए संग्रह, बी अविचारी सामान्यकारी, सी डी में से कोई भी नहीं। तो अब विभाजन इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पर देखते हैं। कूट लेखन एक प्रक्रिया है। ए चिन्हों के सार्थक संदेशों में परिवर्तन करने की, बी संदेशों को सार्थक चिन्हों में परिवर्तन करने की, कूट बाइनरी अंकों का परिवर्तन करने की, सी प्रतिलिपियों के समर्थन परिवर्तन करने की। तो इसका आंसर होगा चिन्हों के सार्थक संदेशों के परिवर्तन करने की, यानी संदेशों को सार्थक चिन्हों में परिवर्तन करने की। नेक्स्ट है 96। निम्नलिखित में से कौन द्विभाषी संचार की समस्या है? ए कोष्ठकीकरण, बी आत्मनिरीक्षण, सी ध्रुवीकरण या डी वर्गीकरण। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा? सी ध्रुवीकरण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। कौन से पर? 97 में से कौन सा मौखिक संचार का एक प्रमुख अवगुण है? प्रामाणिकता, बी साक्ष्य की कमी, सी संचार में कठिनाई या डी त्वरित प्रतिक्रिया। तो बी मौखिक संचार में साक्ष्यों की कमी होती है। नेक्स्ट 98। एक जरूरी बैठक के लिए जाते समय आप घर में आग लगी हुई देखते हैं, आप क्या करेंगे? उसे अनदेखा करके अपनी बैठक के लिए जाएंगे क्योंकि यह तात्कालिक रूप से आवश्यक है। फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे और महत्वपूर्ण विवरण प्रदान करेंगे। मदद के लिए अपने दोस्तों को बुलाएंगे। बैठक को रद्द कर स्वयं आग बुझाएंगे। तो बच्चों इसका सबसे सही सटीक आंसर क्या है? यदि इसके हम सटीक आंसर की बात करें तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। राजू, निखिल और अंकित साझेदारी में कोई व्यापार शुरू करते हैं, उसमें क्या है जरा देखते हैं। तो उसमें कुल निवेश, राजू कुल पूंजी का 1/5 भाग निवेश करता है, जबकि निखिल उतना ही निवेश करता है जितना कि राजू अंकित मिलकर करते हैं। यदि साल के अंत में कुल 2 लाख का लाभ होता है तो अंकित का कितना हिस्सा? ए 60,000, बी 1,000, 1 लाख या सी 90,000 या डी 80,000। तो होगा कितना बच्चों? 60,000। नेक्स्ट है आपका नीचे दिए गए अनुक्रम पर विचार कीजिए। SUMOTU *FRSA। तो बच्चों इसमें अगर हम बात करें तो ये आपके एक तरह से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे की बात किया करता है। यानी यहाँ पे वेडनेसडे आएगा और यहाँ पे थर्सडे आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका WE और TH, यानी C इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह बच्चों आज हम लोगों ने सॉल्व किया IAS संस्थान का GS पेपर सेकंड। किसके लिए है? वो भी UPPCS 2023 का प्रैक्टिस सेट। तो बच्चों इस तरह आज हमारे IAS संस्थान दृष्टि के समस्त पेपर सॉल्व होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, अपने अगले सेगमेंट की ओर चलेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे GS वर्ल्ड के पेपरों का सॉल्यूशन। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं GS वर्ल्ड के पेपरों को। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।